हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का पढ़ाई चल रहा है, क्लास रेगुलर चल रहा है, जीएनएम थर्ड ईयर का, समझ गए। तो जो लोग अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हैं, किसी भी स्टेट से है, उनको थर्ड ईयर का अब जो है तैयारी करना चाहिए। और मैं अब थ्योरी पेपर लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर आपके एग्ज़ाम में जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है, अंतर बताओ वाला, ठीक है। अब ये अंतर बताओ वाला सिर्फ अंतर ही बताने में महत्वपूर्ण नहीं है, यह जो है आपको उस वर्ड के बारे में भी समझने को मिलेगा जो आपको डिफिनीसन वगैरह में भी पूछ सकता है। और अंतर तो ये है ही है, समझ गए। तो अंतर भी पूछ लेता है, डिफरेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये पहला वीडियो है आपको गायनिकोलॉजी मिडवाइफरी का डिफरेंस का अंतर बताओ वाला, यह पहला वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो इसका और आएगा, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप ज़्यादा आपको बोर फील ना हो देखने में, इसलिए छोटा छोटा वीडियो हम ला रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पे ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के बारे में आपको जो है पूछेगा, ठीक है। यानी सच्चा प्रसव और झूठा प्रसव पीड़ा, ये होता है पूरा नाम, सच्चा प्रसव पीड़ा और झूठा प्रसव पीड़ा, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन। ओके, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ट्रू लेबर को पहले हम लोग सब चीज़ देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फॉल्स लेबर को देखेंगे। ओके, चलिए। इसमें नियमित ट्रू लेबर वाला में देखिए, इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्द युक्त संकुचन उत्पन्न होता है। देखिए, संकुचन मतलब होता है सिकुड़न, समझ गए ना, इसमें सिकुड़न होता है। ओके, तो इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में मतलब यूट्रस में पेन वाला संकुचन उत्पन्न होता है, समझ गए, कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद संकुचन समय के साथ तीव्र एवं अधिक समय के लिए होता है। यहाँ पे जो संकुचन होता है वह समय के साथ तेज़ी से होता है और अधिक समय के लिए होता है, समझ गए। तो सारा जो खेल है वो संकुचन का, सिकुड़न का ही है प्रसव में, समझ गए। वास्तविक प्रसव में सर्विक्स में फैलाव एवं सिकुड़न होता है। जो आप देख रहे हैं यह वास्तविक यानी ट्रू प्रसव है, ट्रू मतलब सच्चा प्रसव है। तो सच्चा प्रसव में जो सर्विक्स होता है इसमें फैलाव और सिकुड़न होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, इसमें पानी की थैली बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, पानी के थैली का निर्माण होता है, किसमें, ट्रू प्रसव में। ओके, इसमें सो विद्यमान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सो विद्यमान होता है मतलब मौजूद होता है। और इसमें इंटरनल ओएस का फैलाव होता है। इंटरनल ओएस एक प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक आपका निर्माण होने वाला अंग होता है, ठीक है। यह इंटरनल ओएस का फैलाव होता है। तो आप लोग क्या यहाँ पे 6 पॉइंट देखे हैं, ट्रू लेबर का भी हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। ट्रू लेबर में क्या क्या देखे हैं, यही देखे हैं कि इसमें नियमित समय पर गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न होता है पेन के साथ में। इसमें समय के साथ में तीव्र और अधिक समय के लिए संकुचन होता है, ठीक है। इसमें सर्विक्स का फैलता और सिकुड़ाव होता है। ओके, इसमें पानी का थैली का निर्माण होता है। इसमें सो मौजूद होता है। इसके इंटरनल ओएस में फैलाव होता है, समझ गए। अब ये ट्रू लेबर हो चुका है। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश हम इसी के नीचे दे दिए हैं, ठीक है। ये इंग्लिश है, इंग्लिश वाले देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे उसी का दोनों में जो अंतर पूछा है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर, तो ट्रू लेबर ऊपर देख लिए। अब हम फॉल्स लेबर का पॉइंट देखेंगे और इसी दोनों को जो है लिखने हैं अंतर में, ठीक है। देखिए, ट्रू यानी फॉल्स लेबर का मतलब क्या होता है, झूठा, समझ गए ना, झूठा प्रसव, ठीक है। और मिथ्या मतलब भी झूठा ही होता है, समझ गए। देखिए, मिथ्या प्रसव गर्भाशय संकुचनों से संबंधित नहीं होता है। ऊपर में क्या था कि इसमें गर्भाशय का संकुचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्भाशय का संबंध नहीं होता है। ओके, मिथ्या प्रसव में इसमें दर्द की प्रवृत्ति धीमी एवं निरंतर होती है। वहाँ पे आप लोग जो देखे हैं वहाँ पे समय के साथ संकुचन और तीव्र दर्द होता था, यहाँ पे धीमा और निरंतर दर्द होता है, समझ गए। चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका सर्विक्स के डिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि वहाँ पे देखे हैं कि सर्विक्स जो है सिकुड़ता है और फैलता है, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सर्विक्स पर, ठीक है। इसे एनीमा व सीडेटिव औषधि देकर समाप्त किया जा सकता है। ये जो झूठा प्रसव होता है इसको आप लोग जो है एनीमा और सीडेटिव देकर औषधि जो है औषधि देकर इसे समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह मल्टीपरा स्त्रियों की तुलना में प्री माइग्रेविडा महिलाओं में अत्यधिक होता है। मतलब ये जो झूठा प्रसव होता है यह मल्टीपरा स्त्री जो होता है ना, मल्टीपरा एक प्रकार के स्त्री होता है प्रेगनेंसी में, तो मल्टीपरा स्त्रियों की तुलना में प्री मिग्रेविडा महिलाओं में अधिक होता है। कौन, फॉल्स प्रसव, समझ गए चीज़ को। चलिए,
तो ये हो गया, इसमें 5 पॉइंट था, उसमें 6 पॉइंट। इसमें क्या क्या है, ठीक उसके उल्टा है। वहाँ पे संकुचन होता है, यहाँ पे संकुचन नहीं होता है। यहाँ पे धीमी और निरंतर दर्द होता है, जबकि वहाँ पे तेज़ी से और अचानक से दर्द होता है, ठीक है, संकुचन के साथ में। यहाँ पे डिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि वहाँ पे प्रभाव पड़ता है, यानी वहाँ पे फैलता था और सिकुड़ता है। यहाँ पे एनीमा और सीडेटिव देकर इसे समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी परा जो स्त्री होता है उसके तुलना में प्रीमिग्रीविडा महिलाओं में अत्यधिक होता है, समझ गए। एंड लास्ट वाला है, यही है लास्ट वाला, समझ गए। तो वहाँ पे 6 पॉइंट और यहाँ पे 5 पॉइंट है। वहाँ पे एक था कि पानी का थैली का निर्माण होता है, सो मौजूद होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, पहला हो गया। अब यहाँ पे दूसरा है, दूसरा बहुत आसान है, ये आप सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, मैं सेकेंड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़े हैं। कैपुट सक्सीडेनम और सेफ्ले हेमोटोमा, दोनों में अंतर आप सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़े हैं। तो देख लीजिए, कैपुट सक्सीडेनम और सेफ्लो हेमोटोमा, इस दोनों में अंतर जो है आपके पूछा जाता है, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं, कैपुट सक्सीडेनम के पहले पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कैपुट सक्सीडेनम का मतलब होता है कि सिर में जल भरना, और सेफ्ले हेमेटोमा का मतलब होता है कि सिर में ब्लड जमना, ठीक है, ब्लड का थक्का बनना, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए, पहला पॉइंट है सेफ्ले हेमेटोमा में, यह शिशु के सिर पर पाई जाने वाली जल संधिये सूजन है। मतलब यह सिर पर पाए जाने वाला जल का सूजन होता है। यह सिरोवल्क ऊतक में रक्त युक्त लसीय द्रव के भर जाने के कारण होता है। मतलब यह जो सिरोवल्क ऊतक होता है ना, उसमें रक्त युक्त लसीय द्रव जो है भर जाता है, जिसके कारण से आपका होता है, ठीक है, कैपुट सक्सीडेनम। यह जन्म के समय से ही उपस्थित होती है, वह जन्म के 36 घंटे में विलुप्त हो जाता है। साथियों, ये जो कैपुट सक्सीडेनम होता है, यह जन्म के समय से ही जो है होता है मौजूद, और धीरे धीरे बच्चा जब 36 घंटे का होता है तो यह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, समझ गए चीज़ को। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इससे दबाने पर गड्ढा बन जाता है, और ये पानी से भरा हुआ जो सिर पर जो सूजन होता है, इसको दबाने से गड्ढा बन जाता है। यह सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकती है, और ये जो चीज़ें होता है सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकता है। सीवन रेखा आप लोग जैसे ब्रेन है, इसमें ऐसे ही कुछ सीवन रेखा होता है, ठीक है ना। तो ये सीवन रेखा को दूसरी तरफ जा सकती है। तो कैपुट सक्सीडेनम के बारे में क्या क्या समझे कि यह जल संधि सूजन है, यह यह सिरोवल्क ऊतक में रक्त युक्त लसीय द्रव भरने के कारण होता है। यह जन्म के समय उपस्थित होता है, वह जन्म के 36 घंटे बाद विलुप्त हो जाता है। यह दबाने पर गड्ढा बन जाता है, यह सीवन रेखा को दूसरी ओर पार कर सकता है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, सेफ्ले हेमोटोमा, सॉरी कैपुट सक्सीडेनम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेफ्ली हेमोटोमा, यानी रक्त गुलाम, इसी को शीर्ष रक्त गुमठा बोलते हैं, ठीक है, इसे सेफ्ले हेमोटोमा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट, इसमें आप लोग देख लीजिए 5 पॉइंट इसमें भी है। यह शिशु के सिर पर पाई जाने वाली सूजन है, बिल्कुल सही है, यह भी सूजन है, वह भी सूजन है। अंतर ये होता है कि यह जो है ब्लड के क्लॉटिंग होने के कारण होता है, और वह जल भरने के कारण होता है, समझ गए। यह जन्म के दौरान सिर और श्रोणि में रगड़ के कारण पेरिओस्टियम के नीचे रक्त भरने के कारण होता है। मतलब यह जो होता है, यह पेरिओस्टियम में रक्त भरने के कारण जो है होता है। जैसे जो पेल्विक होता है फीमेल का, उसमें रगड़ पड़ने से या फिर जन्म के दौरान सिर में चोट लगने से यह होता है, ठीक है। इसमें उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, वह रक्त अवशोषित कर लिया जाता है, वह सूजन खत्म हो जाता है। यह भी जो है क्या होता है, इसमें भी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सेफ्लो हेमोटोमा है, रक्त का अगर थक्का बना है, तो होता यह है कि धीरे धीरे जो है वह अवशोषित कर लिया जाता है और सूजन खत्म हो जाता है। इससे दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है, इससे दबाइएगा तो गड्ढा नहीं बनता है। यह सीवन रेखा के उस पार कभी नहीं जा सकती है, यह जो है सीवन रेखा के पार नहीं करता है। तो दो तो स्पष्ट है कि यह दबाने पर गड्ढा बनता है, जबकि कैपुट सक्सीडेनम के दबाने पर गड्ढा बनता है और इसमें नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे सीवन रेखा के पार नहीं कर सकता है, ब्लड वाला में नहीं पार कर सकता है, जबकि पानी वाला में पार कर सकता है, समझ गए। यह ब्लड के नीचे दबने के कारण होता है, वह जल के कारण सूजन होता है। ओके, चलिए, यह दोनों जो है आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, एक ब्लड अवशोषित हो जाता है और एक ऑटोमेटिक 36 घंटा में समाप्त हो जाता है। तो दोनों आप लोग समझ गए, सेफ्ले हेमेटोमा और कैपुट सक्सीडेनम। ओके, चलिए, इंग्लिश सबके नीचे नीचे हम लोग दे दिए हैं पॉइंट वाइज करके। तीसरा यहाँ पे देखिएगा संदार है नाल भ्रंश, इसी को हम लोग कोल्ड प्रोलैप्स कहते हैं। नाल भ्रंश क्या होता है, इसी को हम लोग कोल्ड प्रोलैप्स कहते हैं, कोल्ड प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है।
कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स, CORD, कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। देखिए, झिल्लियाँ फटने के बाद नाभि नाल बाहर आने वाले प्रसूति भाग के सामने होती है, ठीक है। मतलब नाल भ्रंश में पहला पॉइंट होगा कि इसमें जो झिल्ली होता है ना, वह फटने के बाद नाभि जो नाल होता है वह बाहर आने वाले प्रसूति भाग के सामने होता है, ठीक है। जो प्रसूति भाग होता है उसके सामने होता है और यह झिल्ली फटने के बाद नाभि नाल बाहर आता है, ठीक है। शिशु नाल को अंगुलियों से छूकर देख सकते हैं। गर्भस्थ शिशु जीवित हो तो उसे स्पंदनों का अनुभव हो सकता है। अब ये जो नाल भ्रंश है, सीधा समझिए कि नाल का भ्रंश हो जाना मतलब झिल्ली फटने से नाल बाहर आ जाना, जिसे सामने से दिखाई देता है प्रसूति भाग, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो शिशु का नाल होता है वह बाहर आ गया है तो उसे छू कर देखने पर वह जो है स्पंदन करता है, इसका अनुभव होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपका नाल भ्रंश का हो गया, कॉर्ड प्रोलैप्स का हो गया, ठीक है। इसी में इसका अंतर पूछा है, एक नाल प्रसूति, आपका नाल भ्रंश और नाल प्रसूति, ये दो से आपको जो है पूछता है, ठीक है। नाल भ्रंश मतलब कॉर्ड प्रोलैप्स और कॉर्ड प्रेजेंटेशन मतलब नाल प्रस्तुति, दो में अंतर पूछेगा। तो नाल भ्रंश बता दिए कि झिल्ली फटने के बाद यह बाहर से दिखने वाला होता है, जो कि प्रस्तुति के सामने होता है, ठीक है। और दूसरा उसमें क्या था कि यह जो है बाहर निकलता है शिशु नाल, तो चूँकि भ्रंश हो गया है, प्रोलैप्स हो गया है, तो बाहर निकला हुआ जो शिशु नाल होता है उसके छू कर देखने पर अगर शिशु जीवित है तो उसमें स्पंदन होते रहता है, उस नाल में पता चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये नाल प्रस्तुति है मतलब कॉर्ड प्रेजेंटेशन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पॉइंट में देख लीजिए। इसमें 3 पॉइंट है, देखिए। इसमें नाभि नाल प्रस्तुति भाग के नीचे चली जाती है एवं गर्भ की झिल्लियाँ अखंड रहती है, मतलब इसमें गर्भ का झिल्ली खंडित नहीं होता है, समझ गए चीज़ को। जबकि ऊपर वाला में जो है झिल्ली फट जाता है, झिल्ली खंडित हो जाता है, जिसके कारण जो नाल है वह बाहर प्रस्तुति के सामने आ जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रस्तुति के सामने नाल आ जाता है, सामने नहीं नीचे आ जाता है, और गर्भ की झिल्लियाँ अखंडित रहता है मतलब नहीं फटता है झिल्ली, समझ गए। और नहीं फटता है इसी कारण यह जो है झिल्ली जो नाल है वह नीचे चला जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, दूसरा है इसकी संभावना ब्रीच व ट्रांसवर्स लाई में अधिक होती है, मतलब इसकी जो संभावना होती है प्रेजेंटेशन का, कॉर्ड प्रेजेंटेशन का, यह जो है बीच व ट्रांसवर्स मतलब बीच में या उल्टा अधिक इसका संभावना होता है, ठीक है। शिशु नाल को इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन से अनुभव किया जा सकता है, मतलब इसे डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली जो है, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे डायरेक्ट नाल दिख रहा है तो उसे हम छू कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोलैप्स हुआ ही नहीं है, झिल्ली फटा ही नहीं है, तो नाल बाहर नहीं आया है। लेकिन बाहर नहीं आया है तो इसीलिए इसे इंटैक्ट बैग के द्वारा जो है अनुभव किया जा सकता है शिशु के नाल को, ओके। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि इसमें प्रस्तुति भाग के नीचे नाल दिखता है और इसमें गर्भ का जो झिल्ली होता है वह अखंड रहता है, जबकि वहाँ पे प्रस्तुति के सामने होता था नाल और झिल्ली फट जाता है। यहाँ पे इसका संभावना बीच व ट्रांसवर्स लाइन में अधिक होता है। और शिशु नाल को अगर महसूस करना है तो इंटैक्ट बैग मेम्ब्रेन्स के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर डायरेक्टली छू के कर सकते हैं। तो ये आपका 2 चीज़ें हो गया। एक क्या मैंने बताया, एक आपको बताया कॉर्ड प्रोलैप्स, एक कॉर्ड प्रोलैप्स बताए हैं नाल भ्रंश, और एक हम बताए हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन मतलब कॉर्ड प्रस्तुति, नाल प्रस्तुति, ठीक है। चलिए, चौथा है आपका, देखिए चौथा है संकुचन, कंट्रैक्शन, संकुचन, ठीक है। संकुचन अभी ऊपर आप देखे हैं ना कि गर्भाशय में संकुचन होता है, ऊपर देखे हैं। तो ये संकुचन के बारे में जान लीजिए कि संकुचन आखिर होता क्या है, कंट्रैक्शन क्या होता है। अब आप सभी से पूछेगा कंट्रैक्शन और साथ में रिट्रैक्शन और कंट्रैक्शन, इस दोनों में अंतर पूछेगा। तो चलिए हम कंट्रैक्शन को देख लेते हैं कि कंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। कंट्रैक्शन गर्भ अवस्था के प्रारंभ होने से कुछ सप्ताह में इसमें होने वाले संकुचन को अनुभव किया जाता है। इन संकुचनों को ब्रॉक्स्टन हिक्स संकुचन भी कहते हैं। जैसे संकुचन कंट्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए जब गर्भ अवस्था में कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो प्रेग्नेंट होने के कुछ सप्ताह में इसे अनुभव कर सकती है, समझ गए। इसमें होता है कि उसके गर्भाशय में संकुचन आता है, ठीक है, कंट्रैक्शन होता है, समझ गए। और इसका अनुभव वह कुछ सप्ताह में कर सकती है प्रेगनेंसी के बाद, ओके। और इसी संकुचन को जो कुछ सप्ताह के बाद होता है इसको हम लोग ब्रॉक्स्टन हिक्स संकुचन कहते हैं, समझ गए।
चलिए, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दर्द रहित संकुचन, अनियमित संकुचन, आवृत्ति विहीन संकुचन। ठीक है, यह कई प्रकार के हो सकते हैं। या तो दर्द वाला संकुचन होगा, जब संकुचन होगा तो दर्द होगा, पेन होगा पेल्विक के पास में, या फिर इरेगुलर संकुचन होगा, मतलब कभी कभी कंट्रैक्शन होगा, और आवृत्ति विहीन कंट्रैक्शन होगा, फ्रीक्वेंसी लेस संकुचन होगा। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। समझ गए कंट्रैक्शन क्या होता है, समझ गए। चलिए, रिट्रैक्शन क्या होता है, देख लीजिए रिट्रैक्शन क्या होता है। रिट्रैक्शन गर्भाशय पेशियों का प्रमुख गुण है। अब जो रिट्रैक्शन होता है, यह जो है आपके गर्भाशय का मतलब यूट्रस का जो मसल्स होता है उसका एक प्रमुख गुण है। समझ गए। इसमें पेशीय तंतु की लंबाई संकुचन होने के बाद पुनः पुनर्अवस्थापना में नहीं जा पाती है एवं अस्थायी रूप से पेशी तंतु की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा कोई चीज़ें फूला हुआ है, कोई चीज़ें फूला हुआ है, और फूलने के बाद वह अचानक से जो है उसमें सिकुड़न आ जाएगा, मतलब उसमें क्या हो गया, कंट्रैक्शन हो गया। तो कुछ ऐसे चीज़ होता है जो फूलने के बाद अगर उसमें सिकुड़न आता है तो पुनः वापस से वह जो है उसमें फुलाव नहीं हो सकता है, उसमें फूल पाना वो पुनः जो है अपने स्थान पे नहीं जा पाएगा फूल कर। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होता है जो फूलने के बाद अगर सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है, तो पुनः उसमें रिकंट्रैक्शन भी होता है, मतलब वह अपने स्थान पर पुनः फिर से फूल सकता है। समझ गए। तो उसी प्रकार से रिट्रैक्शन भी समझिए कि रिट्रैक्शन आपका गर्भाशय पेशी का एक प्रमुख गुण है, जो पेशीय तंतु की लंबाई में संकुचन होने के बाद पुनः अपने स्थान पे नहीं जा पाता है। मतलब सीधा समझिए कि एक आपका गर्भाशय का पेशी है जिसका रिट्रैक्शन एक गुण है। अब यह होता यह है कि जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसका जो मसल्स है, जो पेशी है, उसके लंबाई में अगर पहले 2 इंच था तो अब वह जो है कंट्रैक्शन होकर 1.5 इंच का हो गया है। तो यही कहता है कि यह फिर से 2 इंच पर नहीं हो सकता है, 1.5 इंच हो गया है तो 1.5 इंच ही यह रहेगा। और यह जो है अस्थायी रूप से रिट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, इसके लंबाई में कम जाता है, यानी 2 से 1.5 हो गया है, फिर 1.5 से 2 नहीं होगा। समझ गए। और यही रिट्रैक्शन होता है। समझ गए। मतलब यह गुण है, और यह गुण है तो इसके अगर तंतु में संकुचन होने के बाद अगर लंबाई इसका कम गया है तो कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। यही जो है रिट्रैक्शन इसका गर्भाशय यूट्रस का आपका गुण होता है। इसी कारण से अगर प्रेगनेंसी अगर किसी को अगर हो जाता है, समझ गए, अगर किसी को, समझ लीजिए चीज़ को, अगर कोई डिलीवरी हो चुका है, कोई फीमेल बच्चे को जन्म दे दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि यूट्रस जो होता है वह प्रेगनेंसी पीरियड में कई गुना जो है वो अपने आकार को बढ़ जाता है। समझ गए, बढ़ जाता है कई गुना। लेकिन जैसे ही वह क्या होता है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाता है, प्रसव हो जाता है, बच्चे को जन्म दे देती है, तो धीरे धीरे वह जो यूट्रस जो बढ़ा हुआ था, जिसमें बढ़ने के कारण वह साइज बढ़ा था, तो वह फिर से क्या होता है, उसमें रिट्रैक्शन हो जाता है। मतलब उसमें ये होता है कि वह पुनः अपने गुण पर वापस आ जाता है। मतलब पहले जो बढ़ा था वह फिर से छोटा हो जाता है, और छोटा से फिर वह जो है जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा तब तक वह नहीं बढ़ेगा। यही जो है आपका कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, एंड लास्ट वाला हमारे सामने में है, मैं आपको ये डिफिनीशन में भी बताया हूँ, प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, देख लीजिए। आमतौर पे गर्भ अवस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है, लेकिन किसी परिस्थिति में अपरा गर्भाशय के निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है तथा सर्विक्स के इंटरनल ओयस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। तो इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। देखिए, प्लेसेंटा प्रेविया और एक और क्या है जिसमें अंतर पूछेगा, प्लेसेंटा एब्रॉप्शन, मतलब प्लेसेंटा पृथक्करण। ठीक है, इस 2 में आपको अंतर पूछेगा। तो देखिए, पहला प्लेसेंटा प्रेविया है, तो यह क्या होता है, इस चीज़ को देख लीजिए। देखिए, आमतौर पे जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसमें बच्चा का विकास होता है, तो उसमें गर्भनाल जो लगता है, वह गर्भनाल जो शिशु के नाल से लगता है, तो वह जो शिशु का नाल होता है वह माँ के यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। तो नॉर्मल अवस्था में जो नाल होता है वह यूट्रस के ऊपर लगता है। ठीक है, मानिए यह यूट्रस है तो इसके ऊपर से जो है ज्वाइंट होता है और इधर बच्चा के नाल से लगा होता है। ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया ये होता है कि
यह ऐसा एक सिचुएशन होता है जहाँ पे जो जैसे ये यूट्रस है तो नॉर्मल ऊपर से आरोपित होता, समझ गए ना, प्लेसेंटा ऊपर से आरोपित होता, तो आरोपित ऊपर से नहीं होकर इसके निचले वाले भाग, इधर वाले भाग से यह जो है लग जाता है और यह जो है बच्चे के नाल से लगता है। अब नीचे जब लगता है तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि यह यूट्रस है, यूट्रस से लगा हुआ इधर जो है भेजिना होता है, बीच में सर्विक्स होता है, तो यह नीचे से लगे होने के कारण यह प्लेसेंटा इस सर्विक्स के भाग को ढक देता है, ठीक है। और यही जो है आपका, इसी अवस्था को हम लोग प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं, यानी ऊपर से नहीं लागकर नीचे से प्लेसेंटा जुड़ना ही जो है क्या कहलाता है, प्लेसेंटा प्रेविया कहता है। और जैसे ही नीचे से लगेगा तो सर्विक्स नीचे ही होता है, सर्विक्स को ढक देता है। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा पृथक्करण यानी अपरा पृथक्करण, प्लेसेंटा एब्रॉप्शन, प्लेसेंटा एब्रॉप्शन, प्लेसेंटा पृथक्करण क्या होता है देख लीजिए। पृथक्करण मतलब क्या होता है कि कहीं और शिफ्ट होना, ठीक है। यह वह असमान स्थिति है, देखिए यह असमान स्थिति है, एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसमें जो अपरा जो प्लेसेंटा होता है वह प्लेसेंटा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में समान रूप से होता है, परंतु गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही इसका प्रीमेच्योर पृथक्करण हो जाता है, अतः इसको दुर्घटनाग्रस्त रक्तस्राव भी कहते हैं। देखिए ऊपर वाला हम लोग देखे हैं प्लेसेंटा प्रेविया, जिसमें मानिए यह यूट्रस है तो ऊपर से लगना चाहिए प्लेसेंटा को और ऊपर से जुड़ा होना चाहिए प्लेसेंटा को यूट्रस से, और फिर बच्चा को लगना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर बच्चा से यह लगे होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे माने बताता हूँ, जैसे यह यूट्रस है, इसमें बच्चा पल रहा है, ठीक है, इसमें यह बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा पल रहा है, तो यह यूट्रस लगा हुआ है, ठीक है, इससे प्लेसेंटा लगा हुआ है यूट्रस के ऊपर वाला भाग से, तो ऊपर वाला भाग से लगा होता है और इसके अंदर यह बच्चा से भी कनेक्ट होता है, तभी तो बच्चा को सब चीज़ माँ के द्वारा मिल पाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होता है। प्लेसेंटा प्रेविया में होता यह है कि आंशिक या पूर्ण रूप से जो ये प्लेसेंटा प्रेविया ऊपर से जुड़ना चाहिए या ऊपर से नहीं जुड़कर यह जो है क्या होता है कि यह नीचा से जुड़ जाता है, ठीक है, यह नीचा से जुड़ता है, और जैसे ही नीचा से जुड़ता है तो यहाँ पे सर्विक्स होता है, तो इस सर्विक्स को ढक देता है, ठीक है, और इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। तो ये चीज़ तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हम अब समझा रहे हैं प्लेसेंटा एब्रॉप्शन मतलब अपरा का पृथक्करण, तो यह जैसे यूट्रस है, समझ गए, इसमें बच्चा है पलने वाला, ठीक है, पल रहा है, तो इसमें होता यह है कि यूट्रस के ऊपरी वाला भाग से तो प्लेसेंटा लगता है, ठीक है, लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, समान रूप में लगा होता है, जैसे होना चाहिए कि गर्भाशय के ऊपर से प्लेसेंटा लगा होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि इसमें होता यह है कि जन्म से बच्चा पहले ही क्या होता है कि इस अपरा का जो है पृथक्करण हो जाता है, मतलब ये अपरा जो है हट जाता है, यूट्रस से हट जाता है। अब जैसे ही यह जो है प्लेसेंटा हट जाता है जन्म से पहले ही, तो यह क्या होता है, इससे काफ़ी रक्तस्राव होने लगता है, जिसे हम लोग दुर्घटनात्मक रक्तस्राव कहते हैं। चीज़ को समझ गए, दोनों को अंतर समझ गए। चलिए बात होगी आपका समाप्त। यहाँ पे हम यही 5 जो है आज शामिल किए थे, इम्पोर्टेंट था पाँचों। जिसको नहीं अगर समझ में आया होगा एक बार वीडियो को और देखिएगा, 20-22 मिनट का वीडियो मैं इसीलिए छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझते चले। और मैं पहले ही कह दिया हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम गायनकोलॉजी मिडवाइफरी का वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ही कुछ ऐसा ऐसा है। बाकी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको 70% बात यहाँ से ज़रूर समझ में आ जाएगा। और 30% के लिए मैं PDF देता हूँ, PDF आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा चीज़, समझ गए, कोई डाउट नहीं है। तो PDF डिस्क्रिप्शन से कुछ देर के बाद, वीडियो प्रीमियर होने के बाद कुछ देर के बाद यहाँ पे अपलोड कर देते हैं PDF, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का वीडियो आएगा, ट्रू डिफरेंस का, तो आप लोग देखिएगा और पढ़ते चलिए। ओके, धन्यवाद। आपका एग्जाम तक मैं पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, 2 ही सब्जेक्ट तो है ही, ठीक है ना। चलिए।